साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स की, जिसमें हम तमिलनाडु का जिक्र करने जा रहे हैं। और आज के बाद यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में हर चीज़ समझ में आ जाएगी और ये भी समझ में आ जाएगा कि वहाँ के नेता अजीब और गरीब बातें क्यों करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको इन सब के बारे में बताऊंगा, ये तमिलनाडु के लीडर्स रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि तमिलनाडु में किस तरह से पॉलिटिक्स को पैदा किया गया था। देखिए, आज़ादी के टाइम से ही कोशिश की गई थी कि हमारे देश में कई सारे भाग कर दिए जाएं, कई सारे फ्रैक्शंस कर दिए जाएं, जिससे कि हमारे देश को लंबे समय तक अंग्रेज लोग परेशान करते रहें। हमारे देश को इतने घाव दिए जाएं समय समय पर, जिससे खून निकलता रहे और हमारे देश को दर्द होता रहे। उसके लिए दो थ्योरीज इजाद की गई थी स्टार्टिंग में, यानी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले। जिस थ्योरी के कारण ऊपर वाला यानी नॉर्थ इंडिया को डिवाइड कर दिया गया साउथ इंडिया से। नॉर्थ इंडियंस को बोला गया कि भाई आप तो यहाँ के हो ही नहीं, आप तो आर्यंस हो, आप तो बाहर से आए थे, आप सेंट्रल एशिया से आए थे, आप आर्यंस हो। तो आपने भी कई बार सुना होगा कोई आपको आर्यंस बोला जाता है, कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया के लोग तो यहाँ के है ही नहीं, असली भारतीय तो साउथ इंडिया वाले हैं जिन्हें द्रविड़ बोला जाता है। आपने दो वर्ड सुने होंगे, द्रविडियन बोला जाता है साउथ इंडियन वालों को। एक्चुअल में ये आर्यन और द्रविडियन जैसी कोई हकीकत है ही नहीं, ये दोनों ही कहानी काल्पनिक है। ये दो शब्द इसलिए पैदा किए गए थे जिससे नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियन से अलग हो जाएं। आप समझ गए? आप कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं? आर्यंस थ्योरी हाल फिलहाल में ही गलत साबित हुई है, जहां पर अभी पिछले साल की बात है 2024 की, जहां पर डीएनए सैंपल्स बता रहे हैं, हड़प्पन साइट्स में जगह जगह पर खुदाई करी है, उसका सैंपल लिया गया, उससे बात प्रूव हो चुकी है कि नॉर्थ इंडिया में जो लोग रह रहे हैं और जो लोग साउथ इंडिया में रह रहे हैं वो सब यहीं के लोग थे, कोई बाहर से नहीं आया, सबका डीएनए यहीं का था। यानी कि आर्यन थ्योरी फर्जी थी और अब धीरे धीरे उसे एनसीईआरटी की किताबों से भी हटाया जाएगा, 12th क्लास की एनसीईआरटी से भी हटा दिया जाएगा। ये हो गया आर्यन का फर्जीवाड़े का खुलासा। अब आइए आप कि ये द्रविड़ कैसे फर्जी है। देखिए, एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट कैडवेल। रॉबर्ट क्लैडवेल ये इसका नाम था। ये भारत में जब रह रहा था तो इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप दक्षिण भारतीयों में कोई ऐसा सेंस पैदा कर दो कि बचे कुचे भारत से वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस ना करें, जिससे कल को भारत में कोई क्रांति हो या भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत छेड़ दें तो पूरा भारत एकजुट ना हो पाए, इसलिए सब में कोई ना कोई आग लगा दो। तो दक्षिण भारतीयों में आग लगाने के लिए इसने सबसे पहले स्टडी किया अच्छे से। देखो, लोगों को कोई नैरेटिव देने से पहले उसको अध्ययन करना पड़ता है और ऐसा नैरेटिव देना होता है जिससे कि लोग उसका खंडन ना कर पाएं। तो इस व्यक्ति ने पहले संस्कृत पढ़ी बहुत अच्छे से, संस्कृत के बारे में एक एक चीज़ को जाना, तमिल के बारे में एक एक चीज़ को जाना, साउथ इंडिया के बारे में एक एक चीज़ को जाना। तब इसे संस्कृत में एक नया वर्ड मिला, एक ऐसा वर्ड था जो 2-3 जगह यूज़ हुआ था किसी और परिप्रेक्ष्य में, वो इसे बड़ा अच्छा लगा और वो वर्ड था द्रविड़। इसको लगा ये द्रविड़ शब्द अगर मैं साउथ इंडियंस को चिपका दूं तो कुछ काम हो सकता है। इसने साउथ इंडियंस को द्रविड़ शब्द कहना स्टार्ट किया और बोला कि आपको तो द्रविड़स्तान में रहना चाहिए, ये पूरा तो द्रविड़स्तान है। उनको हिंदुस्तान है, भारत है, ऐसा कोई भाव ही नहीं आने दिया, ये तो द्रविड़स्तान है, आप सब तो द्रविड़ हैं। ऐसा करके इसने एक नई थ्योरी दी और ये थ्योरी धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने पाठ्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंचा दी। लोगों को भी विश्वास होने लगा कि हम तो द्रविड़ हैं, ऊपर वाले आर्यंस हैं। यहां से नॉर्थ साउथ का डिवाइड तैयार कर दिया अंग्रेजों ने। देख रहे हैं कितने शातिर हैं अंग्रेज। भारत को भी जब आजाद करके गए थे तो टुकड़े करके चले गए थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में। बाद में बांग्लादेश बन गया, पहले ईस्ट पाकिस्तान था। भारत को इतनी जगह से समय समय पर घायल किया गया है कि आप कभी हिंदुस्तानी भाली भावना ला ही नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर में 1947 से आग लगी हुई है, उसके कुछ समय बाद खालिस्तान नाम की आग लगा दी गई। पाकिस्तान बना ही दिया था, बांग्लादेश बना ही दिया। यहाँ पर धीरे धीरे क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई, उन्होंने धीरे धीरे पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगाना स्टार्ट कर दिया। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट ऐसा है जिसमें से 90% से ज़्यादा लोग क्रिश्चियंस हैं। यहाँ पर क्रिश्चियंस अचानक कहाँ से आ गए, जबकि यहाँ के लोग तो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी हैं, उतना एक्सपोजर नहीं है, फिर क्रिश्चियन कैसे बन गए, सवाल उठता है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे क्षेत्रों में हिंदू मुसलमान के दंगों के रूप में आग लगाई गई। धीरे धीरे ये पूरा जो क्षेत्र है इधर नक्सलवाद का बीज बोया गया। और साउथ में देखे होंगे तो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इन सब में भी कोशिशें की गई। आप कहेंगे तमिलनाडु में ज़्यादा कोशिश की गई है, केरल में कम की गई है। कारण है, केरल में 1/3 मुसलमान हैं और केरल के हर घर में से कम एक व्यक्ति ऐसा है जो गल्फ में जाके नौकरी करता है, खाड़ी देशों में नौकरी करता है। तो अगर केरल में कोई आग लगाई जाएगी या केरल में लोगों को डिवाइड किया जाएगा या कोई विद्रोह ये लोग करेंगे
तो ये विद्रोह की आग खाड़ी देशों में भी जाएगी और वहां पर काम प्रभावित होगा, और खाड़ी देश प्रभावित होंगे तो ऑयल की सप्लाई प्रभावित होगी, ऑयल की सप्लाई प्रभावित होगी तो यूरोपियन और यूएसए जैसे देश दिक्कत में आएंगे। इसलिए उन्होंने साजिश इस तरीके से करी कि जो लोग विदेशों में काम करने आते हैं, चाहे केरल से आए, गोवा से आए, कर्नाटक से आए, महाराष्ट्र के क्षेत्र से आए, गुजरात से आए, उस जगह आग मत लगाओ, बाकी सब जगह आग लगा के रख दो। तमिलनाडु सबसे अच्छा इनको सेंटर मिला। तो इस पूरे रीजन में इन्होंने द्रविड़स्तान की आग लगाई थी, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु को पकड़ा और डिमांड रखी गई कि भाई तमिलनाडु को एक नया स्टेट बनाना चाहिए, आज़ादी से पहले की बात है। और इसको द्रविड़ नाडु की बात उठी। यहाँ से द्रविड़ नाडु की जो बात उठाई थी वो एक पार्टी ने उठाई थी। उस समय जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस समय एक पार्टी बनी हुई थी जिसका नाम था द्रविड़ कंगम पार्टी। अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ से आपको पॉलिटिक्स समझ में आएगी तमिलनाडु की। द्रविड़ कंगम जो पार्टी थी, इसको बनाया था पेरियार साहब ने। आपने पेरियार के बारे में भी सुना होगा। पेरियार एक्चुअल में वो लोग थे जो वहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में 1950 के आसपास लगभग 70 से 80 लाख ब्राह्मण रहते थे। पॉपुलेशन 70 से 80 पूरे तमिलनाडु में। अगले 30 साल में, यानी कि 1970-75 आते आते वहां पर ब्राह्मणों की संख्या 20-30 लाख कम हो गई, केवल 50 लाख के आसपास रह गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ पार्टीज ने और कुछ लोगों ने तमिलनाडु के लोगों से यह कहना स्टार्ट किया कि आप लोग द्रविड़ लोग हैं, पहला, और दूसरा आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं, हम सब लोग शैव लोग हैं, हम शैव धर्म को मानते हैं, हम शैविज्म को फॉलो करते हैं, हम सनातन को नहीं मानते। सनातन अलग है, शैव अलग है। इसलिए ये जो ब्राह्मण हैं सो-कॉल्ड, ये सनातनी हैं, इनको यहाँ से हटाओ, हम शैव लोगों का गढ़ है ये, हम शैव लोगों को यहाँ रहना है। ऐसा करके लोगों के दिमाग में भरा गया और ब्राह्मणों के खिलाफ जुल्म होते रहे, उन्हें निकाला जाने लगा। धीरे 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 वो कम होते रहे और इन सबको बढ़ावा दे रही थी कुछ पार्टीज, जिनमें से एक ये है द्रविड़ कंगम। इसके फाउंडर पेरियार थे। बाद में इसको ओवरटेक किया था कई और नेताओं ने, जिनका मैं अभी आपको नाम दिखाऊंगा। फिर इसमें से और पार्टीज बनती गई। इसमें से एक नई पार्टी बन के निकल करके आई, ये लंबे समय तक नहीं चल पाई एज इट इज़ फॉर्म में। इसमें से एक नई पार्टी निकल के आई जिसका नाम था DMK, द्रविड़ मुन्नेत्र कंगम। जो अभी सरकार है तमिलनाडु में वो DMK की है। और इसको लेकर के आए थे अन्नादुरई। अन्नादुरई एक व्यक्ति हैं जिनकी फोटो मैं आपको दिखाऊं, ये रहे अन्नादुरई, ठीक है। अन्नादुरई ने ये पार्टी बनाई, फिर पार्टी आगे चलती रही। फिर इस पार्टी के मुखिया बन गए करुणानिधि, ये है करुणानिधि। फिर ये चलाते रहे धीरे धीरे। फिर इनके बेटे ने, करुणानिधि के बेटे ने पार्टी को ओवरटेक कर लिया, जिनका नाम है MK स्टालिन। अभी यही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। अब धीरे धीरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं वो इनके भी बेटे हैं, इसका नाम है उदयनिधि स्टालिन। यानी कि ये दादाजी हैं, ये इनके बेटे हैं, ये इनके भी बेटे हैं, पोते हैं। तो अभी जो तमिलनाडु के CM है वो ये हैं, आने वाले समय में बनेंगे ये। तमिलनाडु का इलेक्शन है अगले साल 2026 में, तो कोशिश है कि उदयनिधि स्टालिन को वहाँ का CM बनाया जाए। अब आप बात समझ गए। दूसरी एक चीज़ और समझिए, ये जो पार्टी थी द्रविड़ कंगम, इसने लोगों में भरा कि आप शैव लोग हो और ब्राह्मण लोगों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। फिर इसमें से निकल के आई DMK, जो वर्तमान वहाँ पे सत्ता में है। इसने लोगों में ये भरा कि आप ब्राह्मणों के तो खिलाफ रहो ही, आप लोग तमिल भाषा के लिए लड़ो। आप कभी पॉलिटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे देश में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। केंद्र सरकार के कई सारे दस्तावेज में आपने हिंदी लैंग्वेज लिखी हुई देखी होगी। भारत सरकार हिंदी में लिखा रहता है। यानी कि 1947-50 के आसपास हम लोगों में इतनी एक्सेप्टेंस थी कि हम हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर पा रहे थे, किसी को दिक्कत नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि उस समय तमिलनाडु की किताबों में हिंदी को पढ़ाया जाता था। आज भी केरल में भी आप जाओगे तो हिंदी को पढ़ाया जाता है 10वीं क्लास तक। मैं खुद केरल में क्लास लेकर के आया हूं, मैंने देखा है वहां पर CBSE के बच्चों को, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी एज अ सब्जेक्ट 10वीं क्लास तक पढ़ाई जाती है। उनको हिंदी आती है, वो जानबूझ करके नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको ये दिखाना है कि वो हिंदी के खिलाफ हैं। तमिलनाडु में भी 1950 तक 55 तक हिंदी आराम से पढ़ाई जाती थी, हर घर में पढ़ाई जाती थी। हमारे देश में भी हिंदी को लेकर के एक्सेप्टेंस थी, लेकिन हिंदी के खिलाफ धीरे धीरे तमिलनाडु को भड़काने का काम इस पार्टी ने किया था। समझ रहे हैं आप।
और करते करते स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि अभी कुछ समय पहले अमित शाह ने जब बोला था कि हमारे देश में 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए, उनमें से एक हिंदी को भी कर देना चाहिए, जिससे कि भारत देश में कम से कम एक भाषा तो ऐसी हो जो भारतीय सब भारतीय बोलते हो। तो इस पर सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया तमिल लोगों ने दी थी, क्योंकि उनको नॉर्थ साउथ के डिवाइड के साथ साथ सनातन के डिवाइड के साथ साथ लैंग्वेज का डिवाइड भी उन पर थोपा गया है कि आप तमिल सो, हिंदी का विरोध करना है आपको। ये थी स्थिति साहब। अब इस पार्टी के भी विरोध में एक और पार्टी बनी जो निकली थी डी के से ही, द्रविड़ कंगम से ही डीएमके निकली, और द्रविड़ कंगम से ही एक पार्टी निकली AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंगम। AIADMK जो आपने सुना होगा, अभी तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी है। तमिलनाडु में भी जो टॉप 3 पार्टियां भी जो चर्चा में रहती हैं, एक डीएमके है जो सत्ता में है, एक AIADMK है जो विपक्ष में है, और एक बीजेपी है जो उभरने का प्रयास कर रही है। ठीक है, AIADMK के भी कई नेता रहे, समय समय पर नेता इनके बदलते रहे, और फाउंडेड बाय रामचंद्रन जो पहले एक्टर थे, उन्होंने पार्टी को बनाया था। इनकी मैं आपको फोटो दिखाऊं, ये एक्टर थे, इन्होंने पार्टी को बनाया था। बाद में पार्टी को चलाया आगे ले जाकर के जयललिता ने, जो कि एक एक्ट्रेस थी। ये पार्टी सनातन के पक्ष वाली पार्टी थी। ये इस चीज का विरोध करती थी कि आप सनातनियों को यहां से मत भगाओ। आप समझ रहे हैं? तो जैसे इनको अम्मा कहते थे। जैसे ही जयललिता की डेथ हुई, उसके बाद देखिए तमिलनाडु में ब्राह्मणों की स्थिति ये थी कि जयललिता को भी इस चीज को फेस करना पड़ा था। इनकी साड़ी खींचने का प्रयास किया गया था असेंबली में, ब्राह्मणों के खिलाफ इतना भड़का दिया गया था लोगों को। बहरहाल जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद AIADMK कमजोर पड़ गई। इस वक्त AIADMK की स्थिति ऐसी है कि ये पार्टी अकेले दम पर जीत हासिल नहीं कर सकती। अगर अगले साल बीजेपी ने दम नहीं लगाया और इसके साथ हाथ नहीं मिलाया तो DMK को नहीं हरा पाएंगे। DMK को हराना है तो बीजेपी को और AIADMK को साथ आना पड़ेगा। पहले AIADMK और बीजेपी दोनों साथ साथ चुनाव लड़ते थे, फिर जब जयललिता की मृत्यु हो गई तो बीजेपी अलग हो गई, AIADMK अलग हो गई। आप समझ गए? इतनी बात दिमाग में सेट करके रखना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये जो DMK है, सो कॉल्ड DMK पार्टी है, ये इस लेवल पर लोगों को भड़का रही है कि आए दिन सनातन को खुलेआम गाली देते हैं इसके नेता। स्टालिन परिवार आए दिन कुछ भी कह देता है सनातन के बारे में। देखिए, ये देखिए, सनातन धर्म इज अ सोशल डिस्ग्रेस लाइक HIV एंड लेप्रोसी। DMK के A राजा ने यह कहा था कि सनातन धर्म HIV और लेप्रोसी के समान है। मतलब सनातन धर्म को ऐसी ऐसी बीमारियों से कंपेयर कर रहे हैं ये लोग। बीमारियों से याद आया कि आप लोग अगर अपना इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं, लगभग 1.5 लाख तक की बचत करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 80C, तो आप एक छोटा सा काम करिए अपने जीवन में, जिससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, इनकम टैक्स भी बच जाएगा। आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। इसमें आपको मात्र 600 से 700 रुपये महीने खर्च करने होंगे और लगभग 2 करोड़ तक का कवर मिल जाएगा। इसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं 20 करोड़ तक का। इसमें आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस मिलता है, और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो 10% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप ऐसे 51+ पार्टनर्स को कंपेयर कर सकते हैं जो आपको अच्छे दाम पर अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं। तो इस स्कीम का लाभ उठा करके न सिर्फ अपना टैक्स बचाइए बल्कि फ्यूचर को भी सिक्योर कीजिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से उदयनिधि स्टालिन ने बोला था कि हमें सनातन धर्म को उखाड़ फेंकना है। इस बात को कांग्रेस के MP ने भी सपोर्ट किया था। DMK के ही MP A राजा ये कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन। खुलेआम बोल लेते हैं वो लोग। DMK में ही जब स्टालिन उल्टे सीधे बयान देते हैं और जब कोर्ट इनको फटकार लगाती है, उसके बावजूद भी कहते हैं कि वोंट अपोलोजाइज, हम माफी नहीं मांगेंगे। इन्हीं के और नेता ये कहते हैं कि भाई ये जो तमिलनाडु है ये अलग है, बाकी भारत अलग है। खुलेआम ये सब बातें चलती हैं। यहां तक कि इन्होंने एक पोस्टर लगाया था जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर किसी चीज का इनॉग्रेशन करने गए थे, तो इसरो की जो सफलताएं हैं उसके प्रति भी बातचीत होनी थी वहां पर। तो इसरो को सम्मान देने के लिए एक रॉकेट का पीछे फोटो लगाया गया था। इस रॉकेट पर आप देख रहे हैं चाइना का फ्लैग लगा हुआ है। इस तरह के इनके भाव हैं। इस बात को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि इसरो का पूरा अभियान था, सब कुछ भारत ने ही किया, तुम चाइना का फ्लैग क्यों लगा रहे हो। इस तरह के ये लोग हैं। कभी पिग का एक फोटो जारी कर देते हैं, उस पर जनेऊ पहनाया हुआ दिखा देते हैं और कहते हैं कि हमें तो सनातन को उखाड़ के फेंक देना है। वहां पर यह खुलेआम होता है। और सनातन के विरोध में समय समय पर
कॉन्क्लेव करी जाती हैं, कॉन्फ्रेंस करी जाती है। 2022 में तमिलनाडु में एक कॉन्क्लेव करी गई जिसका नाम था इरेडिकेट सनातन कॉन्क्लेव। 2022 में करी गई, 2023 में करी गई। इस कॉन्क्लेव में दुनिया के कई सारे लोग आके बैठे थे, भारत के भी बड़े बड़े नेता बैठे थे, स्टालिन ने करवाई थी और इसमें चर्चा ये हुई थी कि कैसे सनातन धर्म को उखाड़ के फेंकना है। अब आप देख लीजिए, हम और आप जिस देश में रहते हैं और जिस देश में 80% लोग जिस धर्म का पालन करते हैं, उस देश में इस प्रकार की बैठकें हो रही हैं कि इस धर्म को उखाड़ के कैसे फेंकें। कभी आप इजराइल में बैठ करके ये चर्चा कर सकते हैं कि यहूदी धर्म को कैसे उखाड़ के फेंकें, या किसी इस्लामिक नेशन में बैठ के चर्चा कर सकते हैं कि इस्लाम धर्म को कैसे उखाड़ के फेंकें, या किसी क्रिश्चियन देश में बैठ के आप ये चर्चा कर लीजिए। दुनिया में कोई देश नहीं है जहाँ पर बैठ करके आप उस देश के खिलाफ गद्दारी वाली बातें करें और सब लोग सुनते रहें। ये भारत में ही होता है। अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठा दे तो उसी को जो है बोल दिया जाता है कि आप बाइस्ड हैं, आप इस पार्टी के हैं, आप उस पार्टी के हैं। ये सब होता है इस देश में। अच्छा, ये सब चीज़ें क्यों हो पा रही हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है पीटर फेड्रिक। आपने व्यक्ति देख लिया, अब बताता हूँ ये करता क्या है। ये पीटर फेड्रिक है, ये साउथ एशिया से संबंधित खबरों को छापता है, जर्नलिस्ट है, विदेशी है, और ये इसी तरह की खबरें छापता है जिससे किसी देश की बदनामी हो सके। किसी देश की क्या, भारत की बदनामी हो सके। भारत में छोटी छोटी जो कमियां होती हैं उनको बड़ा बना के पेश करता है, झूठी खबरें छापता है। इस तरह की तमिलनाडु के अखबारों में इसकी खबरें छपती हैं जिससे वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश हो सके। जैसे आपको याद होगा, एक यूट्यूबर है, जर्मनी में बैठा हुआ है, समय समय पर वीडियो बनाता है इस तरह के कि यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश हो सके। उसी प्रकार का काम ये करता है। ये जर्नलिस्ट है और इसका काम है कि लोगों को सनातन धर्म के खिलाफ भड़काना, भारत के खिलाफ भड़काना। पीटर फेड्रिक जर्नलिस्ट ये काम करता है। अच्छा, आप कहोगे कि इसको पैसा कौन देता है काम करने के लिए, मोटिवेशन कौन देता है? वो देता है ये व्यक्ति, इसका नाम है भजन सिंह भिंडर। भजन सिंह भिंडर ये यूएस में बैठा हुआ है और ये इसका फर्जी नाम है जी। सब कुछ देखो, मैं आपको विद प्रूफ बात कर रहा हूं। इसका फर्जी नाम है, इसका असली नाम है इकबाल चौधरी और ये आईएसआई का एजेंट है। आईएसआई का एजेंट है, नाम है इकबाल चौधरी, फर्जी सिख बना हुआ है। भजन सिंह भिंडर अपना नाम रख लिया है, यूएस में रहता है और यही सारा पैसा इसको देता है, यही सारा इसको पूरी टूल किट देता है कि तुम्हें कैसे कैसे ऑपरेट करना और कैसे चीज़ों को भड़काना है। इस तरह से चीज़ें होती हैं और इन सब की उपस्थिति में, इन सब के कहने पर, इन सब के पूरे नेटवर्क के साथ मिलकर के वहाँ पर इस तरह के कॉन्क्लेव करे जाते हैं, इरेडिकेट सनातन कॉन्क्लेव। ये हमारे देश में हो रहा है जी। कितना कुछ हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अभी क्या चल रहा है ये भी बताता हूँ। अभी तमिलनाडु में कई ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार। तमिलनाडु में अभी एक मंदिर के पास एक रॉकेट लॉन्चर पाया गया था। पिछले साल के अक्टूबर की घटना है ये। वो रॉकेट लॉन्चर मंदिर के सामने ही क्यों पड़ा हुआ था, छोटा सा था, क्योंकि वहाँ पे लोगों को धमकाया जा सके कि मंदिर वगैरह आने की ज़रूरत नहीं है वरना यही हाल होगा। उसी दौरान हम देख रहे हैं, ये पता चला, अखबारों में छपा था, बहुत न्यूज़ चली थी कि महाराष्ट्र के साउथ में कुछ बैंक्स हैं, उन बैंक्स में लगातार कुछ लोगों के पैसे जमा हो रहे हैं और ये जो लोग हैं जो लगातार एक के बाद एक पैसा जमा करते जा रहे हैं, ये सब तमिलनाडु के लोग हैं। तमिलनाडु के ही कुछ लोग महाराष्ट्र की बैंकों में लगातार पैसा जमा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा आ रहा है, ये जो रॉकेट लॉन्चर आ रहा है, ये कहीं बाहर से आ रहा है और यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है जिससे कि अपना ऑपरेशन तेज किया जा सके। ये पैसा आईएसआई की तरफ से आ रहा है और ये श्रीलंका के रास्ते नाव के जरिए भारत में पहुँचाया जा रहा है। यहाँ से पैसा और रॉकेट लॉन्चर पहुँच रहे हैं, बाकी हथियार पहुँच रहे हैं और यहाँ से जितने भी नक्सली हैं जिनको यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया है, वो धीरे धीरे अब साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इधर नक्सली लोग, इधर आईएसआई का पैसा और माल सब मिलकर के यहाँ पर जो है योजना बनाने के फिराक में है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा था कि 2026 के एंड तक हम नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं है कि एनआईए को पता नहीं है, जी डोभाल को पता नहीं है, अमित शाह को पता नहीं, मोदी को, सबको पता है, सब लगे अंदर ही अंदर काम करने। तभी तो खबरें आ रही हैं ऐसी, तभी तो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन आप पकड़ तब सकते हैं जब कोई बाहर का आदमी आके कुछ कर रहा हो। जब आपके घर में ही विभीषण बैठे हों, घर में ही ऐसे लोग बैठे हों जो घर को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, तो कोई क्या कर लेगा? आप ही घर में नेता खुलेआम बोल रहे हैं कि सनातन को हटा देंगे, तो आप क्या कर लोगे? उन्हीं लोगों को लोग जिता करके आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग जिता के आ रहे हैं वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं और ब्रेन वॉश कोई 1-2 साल की प्रक्रिया नहीं है, वो लंबे समय से किए जा रहे हैं। तो अब विकल्प क्या है? विकल्प यह है कि लोगों को अवेयर करो, लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है
उसके लिए एक व्यक्ति आगे आया जिसका नाम है अन्नामलाई। ये अन्नामलाई हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु में। ये पहले आईपीएस थे, इन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद बीजेपी की जिम्मेदारी संभाली। 3 साल के अंदर अंदर इन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया और इनकी स्ट्रेटेजी, इनके मूव्स, इनकी थिंकिंग कुछ इस प्रकार की है कि ये सभी की नज़रों में छा गए और प्रधानमंत्री मोदी के भी बड़ी प्रिय हैं। इन्होंने कसम खा रखी है कि मैं तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा, अभी खाइए कुछ दिन पहले, तब तक चप्पल या जूते नहीं पहनूंगा जब तक डीएमके की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा। पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त केंद्र ने बोला था, मोदी साहब या शायद अमित शाह ने बोला होगा कि हमें एक काम करना चाहिए, यानी बीजेपी को एआईएडीएमके के साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ लेना चाहिए। तब इन्होंने ही मना कर दी थी कि हमें एआईएडीएमके के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, भले ही हम एक भी सीट न जीतें, लेकिन अकेले लड़ेंगे तो हमारा कैडर तैयार होगा, अकेले लड़ेंगे तो लोगों में जोश आएगा, हमारा संगठन मजबूत होगा, अकेले लड़ेंगे तो हमें अपनी ताकत का पता चलेगा। इनकी बात सबको बड़ी अच्छी लगी, कहा कि भाई चलिए लड़िए अकेले। और अकेले लड़ने के कारण इन्होंने बीजेपी को वहां पर सीट तो एक भी नहीं दिलवा पाए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 11% वोट मिले, वरना कभी भी डबल फिगर में वोट नहीं मिलते थे परसेंटेज में, हमेशा 3-4% वोट, 5% वोट ऐसे मिलते थे। इस वक्त स्थिति ये है कि वहां पर डीएमके के शासन में एक कॉलेज में, चेन्नई के एक कॉलेज में एक लड़की के साथ बर्बरता कर दी गई थी और उसके बाद पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही थी। उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया लड़की का, पुलिस के द्वारा भी। एफआईआर इस तरीके से लिखी गई जैसे उसकी सारी सीक्रेसी भंग कर दी गई, सारी प्राइवेसी भंग कर दी गई, बड़ा बवाल हुआ था। इस बात को लेकर के जनता में तो गुस्सा था ही, अन्नामलाई में भी गुस्सा था और अन्नामलाई ने उस गुस्से में खुद को ही कोड़े मारे थे। ये फोटो बड़ा वायरल हुआ था और ये किसी के खिलाफ नहीं थे, ये मानवता के खिलाफ थे कि हमारे होते हुए ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें, हम नहीं कर पा रहे कुछ, इसलिए उन्होंने कसम खाई थी कि तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक डीएमके को उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा। ये वो व्यक्ति हैं जी। इसलिए अभी वहां पर यही देखना है कि अगले साल 2026 में जो चुनाव होने हैं, उन 2026 के चुनाव में बीजेपी अकेले जाएगी, एआईएडीएमके के साथ जाएगी, या अभी वहां पर एक नई पार्टी बनी है विजय की। एक्टर विजय आपने सुना होगा, देखिए एक्टर विजय, ये इन्होंने नई पार्टी बनाई है। जब इनसे पूछा गया कि आप किसके साथ लड़ेंगे चुनाव, किसको समर्थन देंगे, तो उन्होंने कहा ना तो हम एआईएडीएमके के साथ हैं, ना हम डीएमके के साथ हैं, ना हम बीजेपी के साथ हैं। अभी तो उन्होंने किसी के साथ नहीं बोला, लेकिन अगर बीजेपी इनके साथ गठबंधन करके लड़ती है तो फायदा मिल सकता है, क्योंकि तमिलनाडु में रजनीकांत के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई पॉपुलर एक्टर है तो वो यही है। हालांकि रजनीकांत ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, पर रजनीकांत को लगा कि शायद मेरी पॉपुलैरिटी पॉलिटिक्स में कन्वर्ट ना हो पाए, इसलिए वो ढीले पड़ गए। इनको लगता है कि ये कर सकते हैं तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। अब अगले साल या तो बीजेपी एआईएडीएमके के साथ लड़ेगी या इनके साथ लड़ेगी। अगर थोड़ी बहुत सीटें लानी है तो हो सकता है अकेले भी मैदान में उतर जाए, ये भी हो सकता है। अब आप कह रहे हो कि ये सारी बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये किस बेसिस पर बोल रहा हूं, तो इसके लिए मैं आपको प्रूफ दे देता हूं, आप उसको रीड कर लेना, आपको एक एक चीज क्लियर कट हो जाएगी। सबसे पहले तो मैंने रॉबर्ट क्लेडवेल के बारे में बता दिया, इनको आप पढ़ लेना, पता चल जाएगा कि द्रविड़ शब्द कैसे आया। इस द्रविड़ शब्द को क्रॉस वेरीफाई करना हो तो एक रिसर्च पेपर लिखा गया था ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में, और लिखने वाला व्यक्ति था विल स्वीटमैन। विल स्वीटमैन ने ये रिसर्च पेपर लिखा है, पूरा पढ़ा हुआ है, और इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से ये द्रविड़ शब्द साउथ इंडियन के दिमाग में डाला गया और कैसे नॉर्थ साउथ को डिवाइड किया गया और कैसे भारत के तमिलनाडु को एक अलग देश बनाने की भी कवायद की गई थी। इस पूरे रिसर्च पेपर का नाम है द द्रविडियन आइडिया इन मिशनरी अकाउंट्स ऑफ साउथ इंडियन रिलीजन। इसको आप पढ़ सकते हैं। और किस तरह से फिलहाल की पॉलिटिक्स चल रही है इसको आप पढ़ सकते हैं, एक फिलहाल की भी और पूरा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स कैसे हुई है पिछले 60-70 साल में तमिलनाडु में, इसको पढ़ सकते हैं इस किताब के जरिए। 10 थिंग्स अबाउट पेरियार द्रविडियन पार्टीज डोंट वांट यू नो, ये इन्होंने लिखी है। इनका नाम है पेरियार ईवी रामास्वामी। इन्होंने सब कुछ बताया है कि किस तरह से वहां पर बीज बोया गया पॉलिटिक्स करने का, और अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है वो बीज 1970 से पहले ही बो दिया गया था, और आज भी उसी के कारण ब्रेन वॉश लोग अपना काम चला रहे हैं। इसलिए हम जैसे लोग समय समय पे वीडियो बना करके आपको अवगत करते रहते हैं कि आप कभी ब्रेन वॉश्ड मत होइए, क्योंकि अगर आप ब्रेन वॉश्ड हो जाएंगे तो देश या समाज 1-2 साल पीछे नहीं जाता, 50 साल पीछे चला जाता है। आज तमिलनाडु जो झेल रहा है, आज तमिलनाडु पर जो बीत रही है, ये कोई 2-4-5 साल की बात नहीं है, ये बीज 1970 से पहले ही बो दिया गया था। और लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हैं कि उनको
समझाना बड़ा मुश्किल है। दे आर फर्म, उनके दिमाग में पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात उनके दिमाग में डाली गई है। आप कहाँ तक उनके दिमाग से चीज़ें निकालोगे? इट इज़ लाइक जनरेशन गैप। आप अगर 25 साल के और आप किसी 60 साल के आदमी को अपनी कोई बात मनवाना चाहो, वो नहीं मानेगा। यही हाल है तमिलनाडु में। तो ये है पूरे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स। आगे अगर कोई डेवलपमेंट आएगा तो हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे। किसी दिन फिर केरल की पॉलिटिक्स की भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।